शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? आज हम पद्यभाग के और एक नए पाठ से पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है, कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश माने माउंटेन हिल प्लेस के पास पावस। पावस का अर्थ है वर्षा, माने हिल स्टेशन के पास अगर वर्षा होने से वहां का सौंदर्य किस प्रकार रहता है, वहां का प्रकृति सौंदर्य किस प्रकार रहता है, इसके बारे में आज हम इस पाठ के द्वारा जाने जाएंगे। इस कविता के कवि कौन है? कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी नामक एक गांव में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनकी रुचि कविता पाठ में थी। जब ये छोटे थे, 7 साल की उम्र में ही स्कूल के काव्यांश माने ये काव्य प्रतियोगिता में उनको पुरस्कार भी मिला था। माने 2nd क्लास में जब थे तभी उन्हें काव्य पर पुरस्कार भी मिला था। इनको रहस्यवादी और छायावादी कवि भी कहते हैं और इसी तरह से प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। माने प्रकृति वर्णन करने में ये बेजोड़ कवि माने जाते हैं। इनको बहुत से पुरस्कारें भी मिली थी, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, चिदंबरा काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इसी तरह से इनकी अन्य कृतियां हैं, जैसे वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्यम, ये सब इनकी अन्य कृतियां हैं। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। 1977 को इनका निधन हुआ था। बाकी इनके बारे में जो परिचय है ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लेना। कविता पाठ 5 के वहां पर सुमित्रानंदन पंत जी का कवि परिचय रहेगा। ये कवि परिचय को आपको बाहर करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसके बाद आपको टेस्ट होगा, ये टेस्ट में लिखने के लिए। तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में मेन की पॉइंट्स क्या है? उनका जन्म हुआ था 1900 में 20 तारीख को। इन्हें छायावाद कवि भी कहते हैं, प्रकृति के बेजोड़ कवि कहते हैं। बचपन से ही इनकी रुचि कविता में थी। इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इनकी अन्य कृतियों के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी और इनका निधन कब हुआ था? 1977 में। तो ये था कवि परिचय। अभी कविता में चलते हैं। कविता का पहला पद माने फर्स्ट पद जो है सिर्फ 2 लाइन में है। वो 2 लाइन के मीनिंग्स और उसका भाव देखेंगे। कविता इस प्रकार है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी, पावस ऋतु माने वर्षा ऋतु थी। और कौन सा प्लेस था? पर्वत प्रदेश, माउंटेन के पास प्लेस था। पल पल परिवर्तित, पल पल माने हर एक क्षण में, हर एक पल में माने हर एक क्षण में परिवर्तित। यहाँ पर देखना, परिवर्तित माने बदलना, चेंज होना। प्रकृति वेश माने यहाँ पर प्रकृति का जो रूप है, जो सुंदरता है, वह देखना क्लाउड्स आने के टाइम में एक तरह का सौंदर्य रहेगा। जब बारिश शुरू होगी एक तरह का महक, उसका सौंदर्य कितना अच्छा रहेगा। ऐसे इसी तरह से पर्व में बहुत ज्यादा रेन होने से उसका सौंदर्य अलग रहेगा। वही पानी के ड्रॉप जो है पत्ते के ऊपर गिरने से एक तरह का साउंड होगा, या किसी अन्य वस्तु पर पड़ने से एक तरह का साउंड होगा, है ना?
तो इसका प्रसंग किस तरह से लिखते हैं? प्रसंग आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। पाठ का नाम क्या है? पर्वत प्रदेश में पावस। इसको भी आपको लिखना है। कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। ये तो कॉमन है, यहां तक हर एक पद के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा। इसमें इस पद में प्रेजेंट ये 2 लाइन के पद में वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या किस तरह से लिखते हैं देखिए बच्चों। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा सीजन स्टार्ट हुआ है? वर्षा सीजन, वर्षा ऋतु स्टार्ट हुआ है, प्रवेश हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रकृति का रूप जो है बार बार बदलता जाता है। कभी होने से बारिश, कभी धूप। अभी भी हम लोग कभी देखना, ये सिचुएशन जो है करेक्ट प्रेजेंट हमारा जो वेदर है अभी उसी तरह से हो ना। लास्ट 2 दिन पूरा बारिश था, फिर 2 दिन धूप आया, कभी बारिश होता है कभी धूप आता है ना। इसी तरह से वहां पर भी पर्वत प्रदेश में भी इस तरह से बदलाव जो है आ रहे हैं। अभी देखिए दूसरा पद। ओके, दूसरा पद में आपको 6 लाइन रहेंगे। देखते हैं 6 लाइन क्या है। देखिए बच्चों, मेघ लकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन पहाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जलने निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। एक बार फिर से पढ़ लेना बच्चों इसको। मेघ लकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन पहाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जलने निज महाकार, जिसके चरणों में पल ताला, दर्पण सा फैला है विशाल। इसकी अर्थ देखते हैं। मेघ लकार पर्वत अपार, यहाँ पर मेघ लकार का अर्थ माने करधनी के आकार की पहाड़ की ढाक। करधनी माने कमर में पहनने वाला एक आभरण, कमर पट्टा बोलते हैं ना। करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल माने पूरे राउंड में माउंटेन्स हैं। सहस्र माने हजार, दृग सुमन पुष्प रूपी आंखें, पुष्प रूपी आंखें। बाकी के देखते हैं मीनिंग्स। अवलोक देखना, अवलोक माने देखना, महा आकार विशाल आकार। अगर पर्वत का जो विशाल आकार है वह उसके नीचे के नदी में किस तरह से दिखाई देता है, इसके बारे में बता रहे हैं। जिसके चरणों में पलातल, उस पर्वत के चरणों में ही क्या है? ताल माने तालाब है। दर्पण आईना, वो तालाब जो है एक आईना जैसा है। आईना माने एक मिरर। इस पिक्चर में देखना, वो माउंटेन का जो पिक्चर है यहाँ पर पानी में दिखाई दे रहा है, माने उसका सौंदर्य कितने अच्छे से उसका सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं। देखिए पूरे पहाड़ जो हैं करधनी के जैसे राउंड सर्किल पूरे पहाड़ है, बीच में पानी का एक तालाब है और तालाब में पहाड़ का आकार किस तरह से दिख रहा है इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया कर रहे हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। पहले स्टार्टिंग के 3 लाइन तो कॉमन है सबके लिए, मैंने सब पद के लिए आपको इसी तरह से लिखना है।
प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी, इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इस कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत पद में कवि ने यहाँ पर पर्वतों का सजीव चित्रण, अभी आपको कैसे लग रहा है, जैसे देखना ये जब पढ़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि आंखों के सामने पर्वत है, आंखों के सामने वह तालाब है, आंखों के सामने वहाँ फूल है, पर्वतीय प्रदेश के पास फूल है। माने इन्हें छायावादी कवि किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो जो भी बोलना चाहते हैं ऐसे लगता है कि वो हमारे आंखों के सामने है, हमारे आंखों के सामने है। अगर इस पद का वाक्य लिखेंगे तो देखना, इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहता है कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आंखों फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। कितना अच्छा से दिया ना यहाँ पे, देखना। इस पद्यांश को पढ़ने से मैंने इस पद्यांश में क्या लिखा है, पहाड़ का आकार की तुलना, पहाड़ का जो आकार की तुलना है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तुलना किससे की रही है? तुलना कर रहे हैं करधनी से। करधनी माने कमर में पहनने वाला, कमर में बांधने वाला एक आभूषण, कमर पट्टा। कवि कहते हैं कि करधनी के आकार वाले पहाड़ माने पूरे राउंड में पूरे पहाड़ थे, अपनी 1000 पुष्प, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बहुत से पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों में बहुत से पुष्प हैं, हजारों पुष्प ऐसे हैं कि उस पहाड़ के आंखों के जैसे हैं। पहाड़ की आंखें क्या है यहाँ पर, वहाँ वो पुष्प जो है पहाड़ के पास उगे हुए जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, वह फूल को, उन फूलों को कवि ने यहाँ पर पहाड़ों की आंखों के रूप में बताया है। अपने 1000 आंखों से पहाड़ क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। नीचे क्या है, नीचे का तालाब है, और वो तालाब किससे बना है? ये पहाड़ का जो पानी निकलता है वह पानी से ही वह तालाब बना है। वह तालाब जो है पहाड़ के लिए विशाल और अभी कैसे काम कर रहा है, एक आईने के जैसे, एक दर्पण, एक मिरर के जैसे काम कर रहा है। वह तालाब जो है अभी पहाड़ के लिए एक आईने की तरह, एक दर्पण, एक मिरर की तरह काम कर रहा है। पहाड़ जो है, पर्वत जो है अपनी छाया को उस आईने में देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। अभी तीसरे पद में चलते हैं बच्चों, देखना तीसरा पद क्या है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, हे झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसको फिर से देखिए बच्चों। गिरी का गौरव गा गा कर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उर माने यहाँ पर गर्भ से, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर माने हमने पता है ना पेड़, हे झांक रहे निर्व नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर।
इसका अर्थ देखिए बच्चों, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरी, गिरी माने यहाँ पर पहाड़, माउंटेन। माउंटेन के गौरव के बारे में गाने गाकर ये झरना जो है झर 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 बोल के, झरने जो है ऊपर से नीचे कैसे मद मस्ती से, मस्ती में उत्तेजित होकर वह ऊपर से नीचे, यहाँ पर पिक्चर में देखना कितना अच्छा है, वाटरफॉल्स का एक पिक्चर। इसके बाद में देखते हैं, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग बरे नेच्छर। मोती की लड़ियां माने जो पानी जो है, वाटर जो है, वाटर ड्रॉप्स क्या है, एक माला की तरह माने एक के बाद एक के बाद एक के बाद गिर रहे हैं बस। झरते, बहाना, बहाना माने फ्लो होना। झाग माने इतना जोर से ऊपर से पानी नीचे जब गिर रहा है, उसका जो फेन, फेन माने एक स्नो जैसा पानी जो क्या है, स्नो की तरह दिखाई दे रहा है। और देखिए, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षों से तरुवर। उर माने हृदय, गर्भ या हृदय। तरुवर पेड़, उच्च आकांक्षों माने ऊंचा उड़ने की कामना, ऊंचा उड़ने की कामना। यहाँ पर कौन कर रहे हैं ऊंचा उड़ने की कामना? पेड़ कर रहे हैं, पेड़ और ऊंचा उड़ने की कामना कर रहे हैं। और देखिए, हे झांक रहे निर्वर नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। निर्वर नभ माने शांत आकाश पर। ये माउंटेन के ऊपर जो पेड़ है वह आकाश की ओर देख रहे हैं, आकाश में झांक रहे हैं, क्योंकि आकाश बहुत शांत है। अनिमेष, एक टक माने ऐसे ही देखते टकते रह गए हैं। इसका प्रसंग किस तरह से लिखते हैं देखिए बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है, वाटरफॉल्स की सुंदरता के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। पहले का सेम कॉमन लिखेंगे, पाठ का नाम भी आपको लिखना है, कवि का नाम लिखना है, और इस पद्य में किसका वर्णन किया है। जैसे पहले पद में किसका, वर्षा ऋतु के बारे में, पर्वत प्रदेश के बारे में, और दूसरा जो है पहाड़ों की सुंदरता के बारे में। अभी तीसरे में क्या है, झरनों की सुंदरता के बारे में, वाटरफॉल्स की सुंदरता के बारे में वर्णन किया है। व्याख्यान देखें। इस गद्यांश में, इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि मोतियों के लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्तेजित अथवा प्रसन्नता भर देती है। माने इस पद्यांश में कवि क्या कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने, वो झरना का जो पानी है, वो झरने जो हैं ऐसे लग रहे हैं कि मोतियों के लड़े हैं, माने मोतियों के हारों की तरह लड़े हैं। झरझर करते हुए आवाज के साथ, झरझर के आवाज के साथ ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, पहाड़ों के बारे में गाने गा रहे हैं, उसका गौरव बढ़ा रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्तेजित अथवा प्रसन्न होती है। वाटरफॉल्स के पास जो साउंड है, वो साउंड सुनने से हमें ऐसा लग रहा है कि नस नस में, पूरे नर्व्स में हमें उत्तेजित माने प्रसन्नता, एक हैप्पीनेस आ रहा है, उत्साह मिल रहा है, एक उत्साह मिल रहा है। उस प्लेस में जाने से एक उत्साह, हैप्पीनेस मिल रहा है। और देखिए, पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों।
अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। और क्या है इस पद में? पहाड़ों के हृदय से उठने, माने पहाड़ों के हृदय पर उगने वाले जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, वह ऊंचा उठने की इच्छा करें, वो और भी ऊंचा उठने की इच्छा कर रहे हैं और एक ही दृष्टि से आकाश, स्थिर आकाश को, शांत आकाश को ऐसे देखते रहेंगे। मानो ऐसे लगता है कि वो कुछ चिंता में डूबे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि कुछ चिंता में डूबे हो रहे हैं। माने अर्थात हमें निरंतर उनसे क्या संदेश मिलती है? पेड़ों को ऊंचा देखना, आकाश की ओर देखना, माने इसका अर्थ क्या है? हमें यह संदेश मिलती है कि ऊंचा उठने की प्रेरणा मिलती है। हमें ऊंचा उठने की प्रेरणा, हमें अपनी उन्नति करने की प्रेरणा देते हैं। इन पेड़ों से हमें क्या मिलता है? हमें भी उन्नति करने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, ये 3 पद हैं। 3 पदों से यहाँ हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपको ये 3 पदों के रिलेटिंग मैं आपको कुछ नोट्स भेजूंगी, उसको आप पढ़ लेना। इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट रहेगा, आप उस टेस्ट को भी अटेंड करके रखना। ओके बच्चों, भेजना। हाँ, तो पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बच्चों। तो अभी इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आप पाठ को फिर से एक बार अच्छी तरह से दोहरा लेना। कुछ नहीं है, फर्स्ट पद में किसके बारे में वर्णन है, दूसरे पद में किसके बारे में वर्णन है, तीसरे पद में किसके बारे में वर्णन है, और कवि का परिचय। इसको आपको पढ़कर रेडी रहना। आपको मैं इसके साथ